सब्जेक्ट का तो ज्ञान है ही है। इसका नाम है आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यविधि। इसके अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपनी सचिव के गुण, कौन कौन से गुण होते हैं, है ना, उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं ये आपको जानना है। ठीक है, कंपनी सचिव के बारे में तो आप जानते हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से बताया था, है ना। ये भारतीय कंपनी अधिनियम का ज्ञाता होता है और एक अधिकारी, इसको आप कह सकते हैं संचालकों का परामर्शदाता भी कहते हैं, प्रतिनिधि भी कहते हैं, है ना। प्रतिनिधि के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी, इसको आप सेवक भी कह सकते हैं, है ना। सेवक कह सकते हैं, इंग्लिश में अगर आपको सर्वेंट भी कह सकते हैं, नौकर कह सकते हैं। क्यों नौकर कह सकते हैं? क्योंकि इसकी नियुक्ति की जाती है और जिसकी किसी के पद पर नियुक्ति की जाती है वो सर्वेंट होता है ना। तो ये सर्वेंट भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। मैं आपको हर तरीके से इसको समझाने का मुझे प्रयास किया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कंपनी सचिव के क्या क्या गुण हैं। ठीक है, तो आपने ये समझा कि ये अधिकारी तो है कार्यालय का, क्यों ये कार्यालय का अधिकारी है, तो अधिकारी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, उन जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए अगर वह एक गुणी पर्सन नहीं है ना, क्वालिफाइड नहीं है, उसके अंदर टैलेंट नहीं है, तो वह जो जिम्मेदारी उसको मिली है अधिकारी के पद की, वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा फिर ना। तो जरूरी क्या है कि उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो अब बात हमने की कि गुणों की, तो गुणों के साथ साथ जरूरत पड़ती है कंपनी सचिव को किस चीज़ की, कि वो तो पहले योग्य हो, है ना। योग्य हो, योग्य कैसे होगा उसके लिए बताई गई है योग्यताएं। क्यों योग्यताएं बताई गई, हमने आपको बताया कि कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अब इन योग्यताओं के साथ साथ गुण होने चाहिए। यदि वो गुणों में प्रखर है, कुशल है, दक्ष है, तब वह बड़ी ही आसानी से एक कार्यालय को संचालित कर सकता है। ठीक है, गुणों की जरूरत कब पड़ती है? अगर आपके पास कोई कार्य ही नहीं है, कोई कार्य नहीं है, तो आप कितने भी गुणी हो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन यदि आपने कोई काम ऐसा कर दिया जो सभी को आश्चर्यचकित कर दे, तभी तो पता चलता है कि हाँ इसके अंदर ये टैलेंट है ना। अगर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन नहीं किया होता तो किसी को क्या पता चलता कि ये इतना बड़ा वीर और कुशल था, है ना। जब उसका भेदन कर दिया तभी तो पता चला उसके गुणों का। तो गुण की जरूरत पड़ती है, जब समय पड़े तो वह उन मुसीबतों को पार करते हुए आगे चलाता है, तभी तो उसके टैलेंट के बारे में हमको जानकारी मिलती है ना। तो ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास संकट आएगा, कोई मुसीबत आएगा, तब हम गुणों को कलेक्ट करेंगे। पहले से ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह यहाँ पर अधिकारी है ना। अधिकारी है, उसके अंदर में कंपनी के कई सारे विभाग होते हैं, कई सारे विभाग होते हैं। अब अगर वो गुणी नहीं है, टैलेंट पर्सन नहीं है, तो विभागों को एकजुट रखते हुए अपने कार्य को नहीं करवा सकता। ठीक, तो आज हम यहाँ पर आपको क्या बताएंगे, गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो कंपनी सचिव होना चाहिए वह उसका
प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए। अब व्यक्तित्व समझते हैं आप सभी? व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व को हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी, है ना। पर्सनालिटी के बारे में मैंने शायद बताया था किसी क्लास में कि ये ना 2 टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं इंटरनल और दूसरे को कहते हैं एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, आंतरिक व्यक्तित्व और बाह्य व्यक्तित्व। अब प्रभावपूर्ण वो किस तरीके से होगा? प्रभावपूर्ण का मतलब ये है कि अगर उसने कह दिया कि यह काम इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होगा, और कोई पहुंच जाए कि सर ये काम ऐसे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। मतलब प्रभावी तभी होगा कि जब उसके द्वारा जो भी शब्द कह दिया जाए उसका पालन सभी के द्वारा समय से किया जाए, अच्छी तरीके से। यानी आज कुछ कह रहा है, वही कंपनी सचिव थोड़ी देर बाद कुछ और कह रहा है, फिर स्टेटमेंट कुछ और दे रहा है, तो उसके जो फैसले हैं वो प्रभावी नहीं होते हैं, है ना। प्रभावपूर्ण तरीके से वो काम नहीं कर पाता है, नहीं करवा पाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दिक्कत तभी आती है जब लैक ऑफ नॉलेज होती है, जब ज्ञान की कमी होती है। तो आज कुछ कह दिया तो थोड़ी देर बाद किसी ने कहा सर आपने तो गलत कह दिया, तो फिर उसमें अमेंडमेंट करता है, ऐसा नहीं फिर ऐसा। तो ये दिक्कत कब आती है? जब हमको किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है ना। तो कंपनी सचिव को ऐसा नहीं, उसको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक विभाग का अधिकारी है, विभाग का अधिकारी है। अब उसे भी जानकारी नहीं होगी तो कर्मचारी किस तरीके से काम करेंगे, किसके अंडर गाइडेंस में काम करेंगे? तो उसके द्वारा उसका जो व्यक्तित्व है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो प्रभावपूर्ण होना चाहिए। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी कहते हैं कि पर्सनालिटी इसकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है ना। तो क्या देखते हो तो आपको उसमें लगता है कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। जैसे आप सभी लोग हैं, कोई किसी से कम है, सभी लोग अच्छे हैं, हाथ पैरों से तंदुरुस्त हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, सभी कुछ है। तो लेकिन ऐसा क्या है जो सब कहते हैं कि नहीं उसकी पर्सनालिटी, पता नहीं क्या देखते हैं उसमें। इसीलिए पर्सनालिटी के 2 टाइप्स बताए गए हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर आप एक्सटर्नल की बात करें तो इसमें लोग ज़्यादातर देखते हैं ना कि चाल ढाल उसकी कैसी है। चाल ढाल ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, चाल और ढाल, है ना। चाल तो जानते हैं, ढाल को जानता है ना। चाल ढाल सर, ढाल वो होती है सर जो तलवार जिसे लड़ते हैं साइड में। अगर यहाँ पर अगर चाल के साथ में ढाल क्या करेंगे, तो यह निरर्थक शब्द है, लेकिन चाल ढाल का मतलब होता है चलने फिरने का तरीका, ठीक है, चलने फिरने का तरीका। तो एक्सटर्नल पर्सनालिटी में ये देखा जाता है कि चलता कैसे है, चलते समय उसका रिएक्ट कैसा है, किस तरीके से उसका मूवमेंट होता है, बॉडी का मूवमेंट कैसा है ना। तो अब जो एक अधिकारी है तो ये तो नोटिस किया जाता है ना, सब लोग देखते हैं कि अधिकारी जा रहा है, यदि आगे से अधिकारी जा रहा है तो वो ऊपर से नीचे तो देखते हैं चलता कैसे भी है। तो एक्सटर्नल पर्सनालिटी में चाल ढाल देखी जाती है। उसके पश्चात उसकी पोशाक कैसी है ना, उसका पहनावा, क्या उसका पहनावा देखा जाता है, ठीक है। तो चाल ढाल और पहनावा देख करके यदि आपको जिस उस व्यक्ति के बारे में जो आपके मस्तिष्क में जो छवि बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ना बाह्य व्यक्तित्व। क्या कहते हैं? बाह्य व्यक्तित्व। थोड़ा सा समझिए, क्योंकि आप तो इसके बारे में अच्छी तरीके से लिख ही दोगे, ऐसा नहीं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व तो आपके लिए बहुत टिपिकल है, पढ़ाएंगे समझ जाओगे, थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? बाह्य व्यक्तित्व।
तो बाह्य व्यक्तित्व के बारे में आपको कैसे, बाह्य का मतलब बाह्य नहीं, अभी वो आपके संपर्क में नहीं आया है। अगर आपने यदि हमको पहले कभी देखा होगा, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा होगा, तो सबसे पहले यही देखा होगा, हाइट तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, छोटे से ही तो है, बड़े से है ना, बोले हैं नहीं है, तो जो भी आपके मन में हमारे प्रति जो भावना आई होगी वो आपका कहलाता है बाह्य व्यक्तित्व। ठीक है, तो इसमें यही देखा जाता है। फिर बात करते हैं ना इंटरनल पर्सनालिटी, है ना। अब इंटरनल पर्सनालिटी कब पता चलती है, इसको हम कहते हैं ना कि आंतरिक व्यक्तित्व। आंतरिक व्यक्तित्व डिपेंड करता है ज्ञान पर, है ना। आंतरिक व्यक्तित्व पता चलता है ज्ञान पर। बाह्य व्यक्तित्व आप देख करके बता सकते हो कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है ना। लुकिंग कैसा है, वो देखने में तो बहुत बढ़िया है, हाइट भी 6 फुट की है, पोशाक भी बढ़िया है, चाल ढाल भी बहुत बढ़िया, तो ये बहुत बढ़िया है ना। लेकिन ये तभी संभव है तो जो आंतरिक व्यक्तित्व है वो पता चलता है जब कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, और जैसे ही हम उसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो हमको पता चलता है कि इसके अंदर कितना ज्ञान है, ये तो ज्ञान का भंडार है। तो मिलने के पश्चात जब हम बातचीत करते हैं तब हमको उसके प्रति जो धारणा बनती है हमारे मन में, वह व्यक्तित्व हमारा कहलाता है आंतरिक व्यक्तित्व, वो आंतरिक व्यक्तित्व कहलाता है। अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो उसको हम कहते हैं ना व्यक्तित्व, है ना। जो ज्ञानवान हो, चलता फिरता ठीक ठाक हो, पहनावा जिसका सही हो, है ना, तो ये सभी लक्षण जिसके अंदर होते हैं, जो अनुशासित भी हो, ये तो अनुशासन ये सब आपके इंटरनल में आता है। अनुशासन ऐसे दिखता नहीं है ना। जो बातचीत करेगा, मिलने का, अगर बड़े से मिल रहा है वो, तो आपने देखा कि वो बड़े से मिलता है तो कैसे रिस्पेक्ट से बोलता है ना। मिलने का किससे हाय हेलो करना है, छोटे से पर कैसे करना, बड़े से कैसे करना है, कैसे विश करना है, तो ये सब जब आप तौर तरीका आप देखते हो तो आपको लगता है कि अधिकारी तो कितना बड़ा है, फिर भी जब अपनों से बड़ों से मिलता है, छोटों से बातचीत करता है, तो उसका बात करने का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो कितना अच्छा है। तो एक अलग सी मानसिकता हमारे मन में, एक अलग सी छवि बनती है उसकी, है ना। तो उसको हम कहते हैं ना इंटरनल पर्सनालिटी। इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो उसको हम कहते हैं व्यक्तित्व उसका, है ना। तो व्यक्तित्व के बारे में आज मैंने आपको बताया। तो ये सभी लक्षण उसके अंदर होने चाहिए प्रभाव को व्यक्तित्व उसका बनाने के लिए, ठीक है। अनुशासित भी होना चाहिए, संयमी भी होना चाहिए, निष्ठावान भी होना चाहिए, है ना। तो ये सभी जब उसके अंदर लक्षण होंगे तो उसका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व स्वतः ही हो जाएगा, और जितने भी कार्यालय में उसके कर्मचारी कार्यरत होंगे, काम करते होंगे, वो सब अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो आपने ये समझ लिया कि प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है। अब इसके क्रम में हम आगे आपको बताते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम का ज्ञान। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वालिटी है कंपनी सचिव की जो उसके अंदर होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम का ज्ञान। भारतीय कंपनी अधिनियम से आप सभी अवगत हैं, क्योंकि पहले भी हमने इसके बारे में आपको बताया कि जिस प्रकार से हमारा संविधान है कि किस तरीके से हम सभी आपस में काम करेंगे, उसी तरीके से कंपनी किस तरीके से कार्य करेगी, उसको किस तरीके से चलाया जाएगा, कौन कौन से सेक्शन धाराओं के अंतर्गत उसको कार्य करना होता है। तो वो जो संविधान है उस
उस संविधान को कहते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम, ठीक है। और ये भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी कंपनी सचिव को होना आवश्यक है, क्योंकि कंपनी में जो कार्य किया जाता है या कंपनी सचिव के द्वारा कार्य करवाया जाएगा वो सब इस अधिनियम के अंतर्गत ही होना चाहिए। इसके बाहर जाकर के कंपनी सचिव को कोई भी कार्य संपादित करने का अधिकार नहीं होता है। उसका कार्य क्षेत्र ही है कि वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही रहते हुए समस्त कार्यों का निर्वहन करे। तो यदि उसको ज्ञान है तभी वो ऐसा कर पाएगा, अदरवाइज वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और चूँकि कंपनी सचिव ज्ञाता होता है अधिनियम का, तो उसे जाहिर सी बात उसको पता होगा। लेकिन अगर कहीं पर कोई संशय है तो भारतीय कंपनी अधिनियम के बारे में उसे पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। कोई त्रुटि है तो उसे चाहे रिवाइज करे, कुछ करे, कैसे भी करके उसे मेंटेन रखना है। नियमों की जानकारी उसको अच्छी तरीके से होनी चाहिए, अधिनियम की जानकारी उसको अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तभी वो कार्यालय के जितने भी कार्य हैं, तो वे कंपनी सोच के बहुत सारे कार्य होते हैं, वैधानिक कार्य बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर उसको इन सभी की जानकारी नहीं है तो कंपनी सचिव के द्वारा कोई कार्य कहीं ऐसा भूलवश ना हो जाए जिसकी वजह से उसको आगे चल कर के कंपनी के हितों को कोई लॉस हो, कंपनी को कोई लॉस हो, या कंपनी में कार्य करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको कोई लॉस हो। इसलिए उसको जितने भी कार्यों का उसके द्वारा प्रतिपादन किया जाना है वो सभी भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही होनी चाहिए। यदि यहाँ पर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बात करें कि कौन कौन से उसके कर्तव्य होते हैं, तो इसमें समामेलन के समय जो आवश्यक प्रपत्र होते हैं, जैसे मैंने बताया था पार्षद सीमा, पार्षद अंतर नियम, ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही तैयार किए जाने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने तैयार कर दिया नियम, वो उसके एक सीमा में होने चाहिए, उसके अंतर्गत ही तैयार होने चाहिए। उसके पश्चात कंपनी के अंतर्गत जितनी भी सभाएं होती हैं, चाहे वो जनता के लिए कोई आदेश हो या फिर ऋणपत्रों की सभाएं हों, ऋणपत्रधारियों की सभाएं हों, या फिर अंशधारियों की सभाएं हों, या फिर संचालकों की सभाएं हों, तो ये सभी जितनी सभाओं को आयोजन करने के जो अधिकार हैं, जो नियम है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बताए गए हैं, उसी दौरान होने चाहिए। उतने ही दिनों के अंतर्गत उनको करने के जितने भी अधिकार नियम बताए गए हैं वैसे ही करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भारतीय कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। जैसे बताया जाता है कि अगर आपको सभा की कार्रवाई करनी है, सभा बुलानी है, तो आपको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है कि 14 दिन पश्चात किस स्थान पर मीटिंग होनी है। फिर उसके पश्चात में सूचना के पश्चात सभी से जानकारी मांगनी पड़ती है एजेंडा तैयार करने के लिए, एजेंडा बिंदु यानी कार्य सूची तैयार करने के लिए सभी से सूचना संपर्क स्थापित किया जाता है। फिर जब वो सूची तैयार हो जाती है उसको कहते हैं एजेंडा। उस एजेंडा को भेजना पड़ता है कि जो मीटिंग 14 दिन बाद होने वाली है उसका ये एजेंडा होगा, इन बिंदुओं पर उसमें चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको भारतीय कंपनी अधिनियम का ज्ञान नहीं है तो कार्यालय में होने वाले कार्यों को आप समुचित और उचित तरीके से नहीं करवा सकते हैं। तो कंपनी सचिव को भारतीय कंपनी अधिनियम का ज्ञान होना चाहिए। उसके पश्चात है कार्यालय का ज्ञान। कार्यालय का ज्ञान, कार्यालय आप जानते हैं कि पहला ही आपका टॉपिक था कार्यालय। कार्यालय का स्थान होता है जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति कार्य किए जाते हैं, वो स्थान हमारा कहलाता है कार्यालय। कार्यालय दो शब्दों से बना है, कार्य प्लस कार्य। कार्य का मतलब होता है निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करना है उसको कहते हैं कार्य। क्योंकि कार्यालय में किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही कार्य किया जाता है। निश्चित उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आपकी कंपनी स्थापित की गई है,
वही हमारा उद्देश्य है कि कंपनी करना क्या चाहती है, कंपनी किस स्थान पर पहुंचना चाहती है, कंपनी का प्रोडक्शन क्या है, क्या करना चाहती है, वही उसका उद्देश्य होता है। तो ऐसे नहीं, क्योंकि वैसे ही अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने घर से करते हैं, लेकिन जब एक कंपनी की बात आती है तभी आप उसको कहते हैं कार्यालय। घर को कोई कार्यालय नहीं कहता। कार्यालय शब्द जो है किसी व्यवसाय से संबंधित होता है, व्यवसाय के लिए ही कार्यालय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम कार्यालय की बात करते हैं तो उसका जो उद्देश्य है वो निश्चित होता है, ठीक है, क्योंकि कार्यालय में जो कार्य किया जाता है वो निश्चित उद्देश्य की दृष्टि से ही होता है, ठीक। और आलय का मतलब होता है स्थान से, तो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम जिस स्थान पर रह करके, बैठ करके, उपस्थित होकर के कार्यों को करते हैं वो स्थान हमारा कार्यालय कहलाता है। अब कार्यालय का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर अभिप्राय ये है कि कार्यालय में जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य कैसे कैसे होना है वो कंपनी सचिव को पहले से पता होना चाहिए। कर्मचारी है, कर्मचारियों से कार्य करवाया जाता है और वो कंपनी सचिव के अंडर गाइडेंस में होता है, लेकिन वो कार्य कैसे होगा, क्या उसका सिस्टम है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सब सचिव को पता होना चाहिए कि कौन कौन से उपकरण हैं, है ना, कौन कौन से उपकरण हैं जिनके माध्यम से काम शीघ्रता से हो सकता है, या उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए। आपके वहाँ पर किस कार्य के लिए कौन सा फार्म यूज किया जाता है उस फार्म की जानकारी होनी चाहिए, है। कौन कौन से कार्यालय में रजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं उन रजिस्टरों की जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सब जानकारी नहीं होगी तो अब कर्मचारी को तो आपने नियुक्त किया है उस काम को करने के लिए, कर्मचारी को क्या काम करना है ये कौन बताएगा? ये हमारी संस्था का जो संस्था अध्यक्ष होता है, जो कार्यालय अध्यक्ष होता है, जो सचिव होता है, वही बताता है कि आपको ये काम करना है और इस तरीके से करना है। इन रजिस्टरों पर आपको ये सूचना अंकित करनी है और साथ ही साथ अगर कोई ये काम अगर आप करोगे तो इस फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। कार्यालय में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो ये सब जानकारी कंपनी सचिव को पहले से ही होनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय कंपनी अधिनियम का ज्ञाता है, उसको पता है कि कौन सा काम किस तरीके से करवाना है। वो सभी से वहाँ पर श्रेष्ठ है, सभी अधिकारियों में वो श्रेष्ठ होता है, ठीक है। संचालकों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जितने भी कर्मचारी हैं नीचे से ऊपर की तरफ उन सभी में वो श्रेष्ठ होता है, ठीक है। चूँकि संचालक मंडल अलग होता है, संचालक जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो सबसे अलग होता है, तो उसको कार्यालय का जब तक अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं होगा तब तक वो कार्यों को समुचित तरीके से प्रतिपादित नहीं करवा पाएगा। अब खुद को नहीं पता है तो कैसे काम को करवाएंगे? काम करने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन काम करवाने वाला भी तो होना चाहिए, तभी काम हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो किसी से काम करने के लिए कहा गया, उसने तो काम कर दिया, लेकिन सही किया या गलत किया इसका वैल्यूएशन कौन करेगा, उसका रिजल्ट कौन बताएगा कि सही है कि गलत है? यह वही बता सकता है जिसको ज्ञान हो, जिसको जानकारी हो, वही बता सकता है। इसलिए सबसे पहले जो कार्यालय का जो सर्वे सर्वा होता है उसको उसका ज्ञान होना चाहिए कि कार्यालय में किसी कार्य की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका विदेशी भाषाओं का ज्ञान। विदेशी भाषाओं का ज्ञान, ठीक है। अब विदेशी भाषाओं से विधि सचिव का क्या अभिप्राय है, विधि सचिव क्या करेगा विदेशी भाषाओं का, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कंपनी जो होती है, कंपनी कंपनी क्या करती है कि सामान बनाती है, ठीक है, सामान बनाने का काम करती है और क्या करती है, सामान को बेचने का काम करती है।
या तो मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर करेगी तो अपने लिए तो करती नहीं है, उसको तो बिजनेस है, उसको बेचना है ना। तो अगर वो बनाती नहीं है तो वो क्या करती होगी, सामान को पहले तो खरीद लेती है किसी से बना बनाया, तो सामान खरीदती है या तो बनाती है, ठीक है। और इन में से किसी एक के पश्चात वो क्या काम करती है, सामान को बेचती है, ठीक है। अब सामान को बेचती है तो वो कहाँ बेचेगी, उसका तो कोई कार्य क्षेत्र है नहीं कि वो यहीं पे बेचेगी। अपने देश में भी बेचती है ना, और बाहर भी बेचेगी। तो अगर वो सामान को अपने देश के बाहर बेचती है, कहाँ बेचती है, देश के बाहर। जो हम देश के बाहर बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, देश के बाहर को तो हम फिर विदेश कहते हैं, समझ रहे हैं भाई बात। तो अगर विदेश को आप बेचोगे तो पहले उनसे संपर्क स्थापित तो करना होगा। जब आप संपर्क स्थापित करोगे तो आप जरूरी तो है नहीं कि यहाँ आप हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है तो विदेश में भी हिंदी चलती होगी, है ना। तो बेचेगा कौन, संस्था का जो अधिकारी होता है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, वही तो आगे बात चलाएगा, अपनी कॉन्टैक्ट लेगा वहाँ से, टेंडर उसको मिलेंगे कि हम आज से सामान आपको बेचेंगे, है ना। तो ये हम आपको सामान देंगे और हम बहुत अच्छा सामान देंगे, अच्छी क्वालिटी में देंगे, ये हम हिंदी में तो कह दिया। अब उसको कौन सी भाषा आती है, चाइनीज़ भी हो सकती है, रशियन भी हो सकती है ना, इंग्लिश भी हो सकती है, कई सारी भाषाएं, विदेशी भाषा, तो विदेशी मुल्क है, सबकी अपनी भाषा है ना। तो अगर उसको हम उसकी भाषा में समझाना अगर है तो हमको उसकी भाषा आनी चाहिए, है ना, हमको उसकी भाषा आनी चाहिए अगर हमको उसे समझाना है। अगर आप नहीं समझा पाओगे तो किसी और से समझ लेगा, फिर आपसे तो नहीं सामान खरीदेगा। तो ज़रूरत है कि अगर हमको अपना सामान बेचना है, अपना वर्चस्व बढ़ाना है, अपना जो है बिजनेस का दायरा है उसको फैलाना है, तो हमें विदेशी भाषाओं का आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए निजी सचिव जो होता है, हमने आपको बताया था, एक नाम आपको कहा था, शायद आपको याद हो, इसको कहते हैं संपर्क अधिकारी, याद होगा शायद। तो संपर्क अधिकारी का मतलब ये है कि यही सबसे संपर्क स्थापित करता है, मिलता है, बातचीत करता है, फिर आगे की कार्रवाई स्टार्ट होती है। तो अगर सचिव को विदेशी भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तो वो किस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ा पाएगा। तो चूँकि सचिव के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, आगे की क्लास में हम आपको डिफाइन करेंगे, चाहे वो वैधानिक कार्य हो, चाहे वो संचालकों के प्रति कर्तव्य हो, चाहे वो शेयरधारकों के प्रति हो, चाहे वो जनता के प्रति हो, और कार्यालय के प्रति भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं उनके, हम आपको डिटेल में आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या आपने देखा कि यदि आपको अपना व्यापार फैलाना है ना, अपनी बात को दूसरे को समझाना है, जिसको आपकी भाषा नहीं आती है, तो आप कैसे कम्युनिकेशन करोगे। तो कम्युनिकेशन का तो वही एक माध्यम है कि ऐसी कोई भाषा हो जिसको या तो वो हमारी भाषा सीख ले या तो हम उसकी भाषा सीख लें, तभी तो हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे। जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक क्या आप उसको कम्युनिकेशन कह सकते हो। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि कोई ऐसा वे जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरे को समझा सकें, है ना। तो उसके लिए ये है कि अगर हम विदेश में अपना माल सप्लाई करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें विदेशी भाषाओं की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। इसलिए सचिव विदेशी भाषाओं का ज्ञाता होता है, उसको कई सारी विदेशी भाषाएं आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो कंपनी है उसकी जो उन्नति है वो बहुत हद तक कंपनी सचिव के ऊपर निर्भर करती है, बहुत हद तक कंपनी सचिव के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए कंपनी सचिव निष्ठावान होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए और साथ ही साथ ईमानदार भी होना चाहिए, तभी तो कंपनी के बारे में सोचेगा। तो आपने देखा कि
कंपनी सचिव को विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब नेक्स्ट है सभा से संबंधित नियमों का ज्ञान। सभा से संबंधित नियमों का ज्ञान। सभा से संबंधित नियमों का ज्ञान होना चाहिए। तो सभाएं कई स्तर की सभाएं होती हैं, है ना, कई स्तर की सभाएं होती हैं। जैसे संचालकों की सभाएं होती हैं और अंशधारियों की सभाएं होती हैं। ऋणपत्रधारियों की सभाएं होती हैं। कर्मचारियों के लिए भी सभाएं होती हैं। जो अन्य कर्मचारी वर्ग करते हैं उनकी भी सभाएं होती हैं, उनको भी मीटिंग में बुलाया जाता है। जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी भी सभाएं होती हैं। सभाएं का मतलब मीटिंग, है ना। तो कब किसकी सभा बुलानी है, सत्र में कितनी बार बुलानी है, जैसे कि हमारे संस्था की जो कार्रवाई है, हमारी जो कंपनी का जो कार्य है, जो उसकी जानकारी है, उसको सबको हो सके, समुचित तरीके से हो सके, समय पर हो सके, तो वहाँ पर सचिव को ये पता होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए। संचालक आप लोग जानते हैं, संचालक किसको कहते हैं, अंशधारी भी आप जानते हैं, ऋणपत्रधारी भी आप जानते हैं। तो ऐसा ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आपको भारतीय कंपनी अधिनियम की जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने बताया था कि कंपनी सचिव को भारतीय कंपनी अधिनियम की जानकारी होती है ना। तो जब आपको भारतीय कंपनी अधिनियम की जानकारी है तो उसमें सभा से संबंधित नियमों की जानकारी स्पष्ट की गई है, और वो ज्ञाता होता है तो उसको अधिनियमों की सभी जानकारी है, तो उसको सभा से संबंधित नियमों की पूरी जानकारी होती है। तो वो बखूबी जब जिसका समय आता है उसके अनुसार किस तरीके से मीटिंग की कार्रवाई करनी है ना, वो समय समय पर करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सचिव की होती है। अब मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग होगी, मीटिंग के लिए सभी आ गए। तो जब आते हैं, मीटिंग स्टार्ट होती है, तो सचिव की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर मीटिंग की रिपोर्ट को तैयार करना, रिपोर्ट को तैयार करना कि आज की मीटिंग में क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या आदेश निर्देश दिए गए, कौन कौन से निर्णय लिए गए, किन किन तथ्यों पर चर्चा हुई, इन सब की उसमें ये सब तैयार किया जाता है। इसको कहते हैं रिपोर्ट। इसमें इन सब का विवरण होता है, सारी जानकारी होती है। सचिव ही करते हैं। हाँ जी, देखो सचिव अधिकारी होता है तो वो करे करवाए, ठीक है। तो सभाओं से संबंधित नियमों की जानकारी निजी सचिव को अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि वो भारतीय कंपनी अधिनियम का ज्ञाता होता है। और सभा की कैसे कार्रवाई करनी है, रिपोर्टिंग उसकी तैयार करना, और उसके पश्चात जब कोई आगामी सभा होती है, फिर से उसकी सभा
सचिव जी होते हैं कि कंपनी में पिछली बार जो सभा हुई थी उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए थे, उस पर हस्ताक्षर लेकर के उनको अपने रिकॉर्ड में उनको रखा। ठीक है, तो मैंने कहा कि रिपोर्ट तैयार होगी, रिपोर्ट तैयार करना, ये काम हो गया। दूसरा काम है कि इसका आगामी सभा में इसकी पुष्टि कराना, आगामी सभा में इसकी पुष्टि कराना, इसकी जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार का ज्ञान। व्यापार करना, किसी भी कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना। कंपनी का उद्देश्य होता है कि उसका जो व्यापार है वो दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करे, दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करे। तो प्रोग्रेस कैसे करेगा? प्रोग्रेस तभी कर सकता है जब कंपनी सचिव को ये अच्छी तरीके से अपने व्यापार की जानकारी हो कि हमारे कंपनी में क्या क्या बनता है, क्या हम सेवाएं प्रदान कराते हैं। ठीक है, फिर तभी वो विचार कर सकता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो व्यापार है वो बढ़े, हमारा व्यापार है वो बढ़े। यदि वह प्रोडक्शन के पश्चात बेचने का कार्य करता है तो किन किन क्षेत्रों में इसकी खपत ज़्यादा हो सकती है, कहाँ पर इसकी डिमांड ज़्यादा हो सकती है, उन शहरों में अपने कर्मचारियों को भेज करके उसका प्रचार प्रसार करवाएं, उसका उसके पॉम्पलेट के माध्यम से या फ्लेक्सी बोर्ड के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर में विज्ञापन दे करके उसका प्रचार प्रसार करवाएं। ठीक है, जिससे कंपनी का जो व्यवसाय है वो बढ़ेगा, है ना। तो सबसे पहले ये सब करने से पहले ये जरूरी है कि कंपनी सचिव को व्यापार की जानकारी होनी चाहिए, ये कंपनी क्या निर्माण करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर सिर्फ सेवाएं प्रदान करती है। क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी आप उसमें कुछ अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि कंपनी सचिव जैसे ही अपने पद पर नियुक्त होता है तो उसको अपने कार्यालय के बारे में और अपने व्यापार के बारे में, कंपनी का जो क्या व्यापार है उससे संबंधित जानकारी को कलेक्ट करना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को कौन देखता है, पर डे की सेल क्या हो रही है ना, मार्केटिंग को कौन देखता है, उसका हेड कौन है। इन सब से मिल करके इनकी मीटिंग आयोजित करना, इनसे विचार विमर्श करना, इनसे राय लेना। क्योंकि जब तक एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा सभी कर्मचारी अधिकारियों में तब तक आपको सही जानकारी मिल नहीं पाएगी। और यदि आपका बाहर से कोई आपके कंपनी का सामान खरीदना चाहता है तो आप उचित तरीके से जानकारी दे भी नहीं पाओगे। इसलिए यदि आप दूसरे से बात तभी आप अच्छी तरीके से कर पाओगे जब आपको उस संदर्भ में अच्छी तरीके से जानकारी होगी। ठीक है, तो आपको अपने जो डिपार्टमेंटल कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे मिल करके उनसे जानकारी कलेक्ट करनी है। किसी ने एटेंडम आपसे पास फ़ोन किया और कहा कि हमारे पास इतना सामान आप भेज दीजिए, हम इच्छुक हैं आपके सामान को लेने के लिए, तो आपको पता ही नहीं कि हमारा पर डे का टर्नओवर कितना है, हमारे पास स्टॉक में कितना रखा हुआ है ना। तो आपको ये पर डे के हिसाब से जानकारी होनी चाहिए, आपके पास में रिपोर्ट होनी चाहिए, आपकी टेबल पर होनी चाहिए कि आप एटेंडम देख करके बता सकें कि हमारे पास स्टॉक में कितना है, कितना भिजवा सकते हैं। आपने कह दिया नहीं इतना नहीं हो सकता है जबकि स्टॉक में बहुत सारा था, आपने यह कह दिया कि नहीं आपको मिल जाएगा लेकिन स्टॉक में था ही नहीं,
तो यह पॉसिबिलिटीज़ है कि जो हमारी बात है, जो हमारी टर्म है वो ख़राब ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी सचिव को व्यापार की जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। इसके पश्चात में फिर पुस्तपालन तथा लेखाकरण का ज्ञान है। पुस्तपालन तथा लेखाकरण का ज्ञान होना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हमारे कंपनी के जितने भी लेखे हैं, पुस्तकें हैं, लेखा पुस्तकें हैं, है ना, जैसे क्रय पुस्तक होती है, विक्रय पुस्तक, रोकड़ बही, इत्यादि जो अन्य पुस्तकें हैं जो हमारे लेखा से संबंधित है, उन सब की जानकारी यदि कंपनी सचिव को नहीं है तो उसको ये पता ही नहीं होगा कि हमारी जो कंपनी है ये प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। क्योंकि कंपनी में जो इन सब की गणना की जाती है वो लेखाकरण पुस्तपालन के अनुसार की जाती है। पुस्तपालन का मतलब बुक कीपिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो बुक कीपिंग का मतलब ये नहीं होता कि किताबों को कैसे रखना है निगरानी सजा करके। इनमें लेखा कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे डेबिट करना है, डेबिट पक्ष किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट पक्ष किधर लिखा जाएगा, है ना। तो जो ये कार्रवाई है उसको लिखने से होता है अभिप्राय पुस्तपालन का। और लेखाकरण व्यवस्थित तरीके से, नियमबद्ध तरीके से लिखना, उसको मेंटेन करना। जैसे बैलेंस शीट क्रिएट की जाती है तो लायबिलिटीज़ कितनी है, एसेट्स कितने हैं, इनको बैलेंस करना, इनको उसमें दर्शाना। हमारे पास में सकल लाभ कितना है, शुद्ध लाभ कितना है, इसकी गणना करना, सब हमारा लेखाकरण कहलाता है। तलपट क्रिएट होते हैं, है ना, क्योंकि बैलेंस जब हम अपना वो देखते हैं बैलेंस शीट, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको कंपनी सचिव को बैलेंस शीट के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सी चीज़ हमको लॉस में ले जा रही है, कौन सी प्रॉफिट में ले जा रही है, खर्चे कितने हो रहे हैं, तो इन सब की जानकारी जो है वो कंपनी सचिव को अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और किस तरीके से जो लेखा की पुस्तकें हैं उनको व्यवस्थित करना है, कैसे उनको मेंटेन करना है, ये भी जो कार्रवाई की जाती है वो कंपनी सचिव के द्वारा ही की जाती है। तो वैसे तो करने के लिए इसमें अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन अकाउंटेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देख रेख आप तभी कर सकते हो जब आपको अच्छी तरीके से पता हो। जैसे टैली की जानकारी, अब टैली में अकाउंटेंट होता है, टैली में एंट्री करता है और जितने भी खाते हमारे होते हैं वो सब उसमें बना करके रखता है। अब आपको पता ही नहीं है, तो जब आपको टैली का ज्ञान नहीं है तो आप कैसे देखोगे कि टैली में कितना हमारा कैश इन हैंड है, कितना हमारा इसमें बैंक में है, कितना हमारा उधार चल रहा है, या कितना हमारे पर उधार है, कितना हमको देना है, उधार का कितना लेना है। तो ये सब जानकारी अगर अच्छी तरीके से आपको पता नहीं होगी तो आप देख नहीं पाओगे अकाउंटेंट काम अच्छी तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये लेखाकरण पुस्तपालन का ज्ञान जो है कंपनी सचिव को अच्छी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई सामान खरीदते हो तो हम उस पर जीएसटी पे भी करते हैं, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी लेते भी हैं, जीएसटी देते भी हैं, दोनों काम करते हैं। और यदि आपने जीएसटी लिया है तो उसका भुगतान भी हमको गवर्नमेंट को करना पड़ता है समय से, ठीक है। तो आपको अगर पता ही नहीं कि हमारे वहाँ जो लेखा बनाया गया है तो उसमें बैलेंस कितना आ रहा है जो हमें सरकार को पे करना है अभी, तो अगर आपने सरकार का जितना टैक्स है अगर वो समय से यदि आप भुगतान
अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी होती है कंपनी सचिव की कि वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। आपके वहाँ पे लेखा बनाया गया है सैलरी स्टेटमेंट का, सभी को सैलरी दी जाती है, वेतन। अब जो वेतन सबको दिया गया तो अब इसमें देखना है कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो आयकर के अंतर्गत आता है, जो आयकर के अंतर्गत आता है। किसी का वेतन ऐसा तो नहीं है इसका एनुअल वेतन जो है वो आयकर की श्रेणी में आता है। तो यदि आपको अच्छी तरीके से खातों की ज्ञाता है, आपको सब पता है कि कैसे कहाँ से जानकारी आपको मिल सकती है, क्योंकि अगर वो आयकर की श्रेणी में आता है और आप उसका इनकम टैक्स नहीं काटते हो, इनकम टैक्स उससे नहीं लेते हो, तो भी आप नियमों के का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब अगर आपको काम कराना है अच्छा, यदि आप अच्छा शासक बनना चाहते हो, अच्छे प्रशासक बनना चाहते हो, तो आप पहले स्वयं में दक्ष होने चाहिए, आप में स्वयं में ही क्वालिटीज होनी चाहिए। क्लियर है? तो आपने देखा कि यदि कोई कंपनी सचिव बनना चाहता है तो ये जो गुण मैं बता रहा हूँ ये आप उसको अपने अंदर डेवलप करने हैं। ठीक है, लेखांकन की जानकारी होनी चाहिए। तो आज हमने इसमें कुछ बातें आपको बताई, आपको समझ में आई होंगी, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व कंपनी नेक्स्ट है कार्यालय का ज्ञान। नेक्स्ट सभा का ज्ञान होना चाहिए, सभा किस तरीके से आउट होती है, सभा को संचालित करने का ज्ञान होना चाहिए। व्यापार का ज्ञान, पालन एवं लेखाकरण का ज्ञान, होना चाहिए। विदेशी भाषाओं, विदेशी भाषाओं का ज्ञान। इन बिंदुओं के तहत हमने आज आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कंपनी सचिव में कौन कौन से गुण होने चाहिए और किस तरीके से उसको अपने गुणों को इम्प्रूव करना है, और ये गुण होंगे तो आप इस तरीके से कार्य को अच्छी तरीके से सुसज्जित एवं व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। और शायद आप लोगों ने समझने का भी प्रयास किया होगा, अच्छी तरीके से आपने पढ़ने का, समझने का और क्रियान्वित करने का भी प्रयास किया होगा। नोट्स भी बनाए होंगे ताकि वो आपके फ्यूचर में काम आ सकें। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके वो काम आएंगे और आप उनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि कभी इसको पढ़ेंगे दोबारा से कोई दिक्कत होगी तो फिर से संपर्क करेंगे, फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में आपको कोई इस प्रकार की समस्या नहीं होगी कि आपको समझ में ना आया हो। तो आज के इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, यहीं रोक देते हैं और कल आपको एक नए टॉपिक के साथ में आपको समझाने का प्रयास करते हैं।